हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं संजय कुमार। इकोनॉमिक्स के अंदर हम जो +2 के अंदर चैप्टर पढ़ रहे थे केंद्रीय बैंक, उसके कार्य पढ़ चुके हैं, सात नियंत्रण पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमारा चल रहा था भारत का केंद्रीय बैंक, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, भारत के केंद्रीय बैंक के बारे में। और भारत का जो केंद्रीय बैंक है उसको हम बता चुके हैं, क्या नाम है उनका? का नाम है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके बारे में बता चुके हैं। इसकी स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1900 पहले वो कलकत्ता में हुई थी, उसके बाद 1937 में उसको मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। और उसके पहले उसका अधिनियम बनाया गया था, 1934 के अंदर अधिनियम बनाया गया था। ठीक है, यानी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। और उसके बाद रिजर्व बैंक की स्थापना की, एक निदेशक बोर्ड की स्थापना की। इसके बारे में इतनी चर्चा कर चुके। उसके बाद हमने पढ़ा था भारतीय रिजर्व बैंक के जो कार्य थे, मौद्रिक नीतियाँ। मौद्रिक नीतियों के बारे में पढ़ रहे थे। मौद्रिक नीतियों के अंदर हम दो पढ़ चुके थे, एक तो रेपो दर, एक रिवर्स रेपो दर। तो रेपो दर एक बार थोड़ी बताए थे। रेपो दर वो होती है जिसमें जो केंद्रीय बैंक जो व्यापारिक बैंकों को ऋण देता है, व्यापारिक बैंकों को ऋण देता है और इन ऋण के बदले में जो ब्याज लेता है, तो ये ब्याज दर होती है, वही क्या होती है? रेपो दर होती है। रिवर्स रेपो दर, इसकी भी बात हम थोड़ी बहुत चर्चा कर चुके हैं। इसके अंदर जो व्यापारिक बैंक होता है, व्यापारिक बैंक वो अपनी जमा का कुछ अंश RBI के पास रखता है, यानी भारतीय रिजर्व बैंक के पास। इसके बदले में जो ब्याज दिया जाता है RBI के द्वारा, इसमें तो व्यापारिक बैंक के द्वारा ब्याज दिया जाता है, इसमें RBI के द्वारा दिया जाता है, उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो दर। और ये दोनों क्या होता है? मौद्रिक नीतियों में शामिल होता है। इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना है तो रेपो दर, रिवर्स रेपो दर दोनों को बढ़ा देते हैं। अगर मुद्रा अपस्फीति को कंट्रोल करना है तो दोनों को घटा देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट, मौद्रिक नीतियाँ, क्योंकि हम भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीतियों के बारे में पढ़ रहे थे। आगे मैं आपसे वही वही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, जो हमने चर्चा कर चुके हैं। एक तो वैधानिक तरलता अनुपात, एक होता है नगद कोषा अनुपात। देखो ये तो वो होता है, इसमें व्यापारिक बैंक क्या करता है? व्यापारिक बैंक अपनी जमाओं का, व्यापारिक बैंक अपनी जमाओं का कुछ अंश या कुछ हिस्सा, कुछ अंश, कुछ भाग केंद्रीय बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखता है, RBI के पास रखता है। वो तो होता है वैधानिक तरलता अनुपात। नगद कोष अनुपात, इसके अंदर व्यापारिक बैंक अपनी जमाओं का कुछ अंश अपने पास नगद रूप में रखता है। इसका मतलब इसके अंदर वो लोन नहीं दे सकता, ऋण नहीं दे सकता, वो अपने पास रखना होता है। इसको बोलते हैं हम SLR, इसको बोलते हैं हम CRR। ठीक है, नगद कोष अनुपात, CRR, और वो होता है आपका SLR। तो ध्यान रखना, ये दोनों उसको रखने पड़ते हैं। इसका वो ऋण नहीं दे सकता, इसका वो आगे ऋण का यूज नहीं कर सकता, कुछ नगद रूप में अपने पास रखना होता है। और ये डिसाइड कौन करता है? ये RBI करता है। अब नगद कोष अनुपात कितना होना चाहिए, वैधानिक तरलता अनुपात कितना होना चाहिए, ये तो इसकी मौद्रिक नीतियाँ हैं। ठीक है, कैसे? जैसे हमने कहा था, इसके द्वारा ये क्या करते हैं? साख पर नियंत्रण रखता है भारतीय रिजर्व बैंक, RBI साख पर क्या करता है? नियंत्रण रखता है। कैसे रखता है? जैसे हम बात करें, हम पढ़ चुके हैं वैसे, जैसे मुद्रास्फीति हो, यानी पैसा बहुत ज़्यादा हो चुका हो, तो ये क्या करेगा? ये इन दोनों को बढ़ा देगा। इतने ध्यान रखना आप। तो साख को नियंत्रण करना ना, पैसा बहुत ज़्यादा हो जाए, मुद्रास्फीति आ जाए, तब वो क्या करेगा? SLR और CRR को क्या करेगा? बढ़ा देगा। अब बढ़ाने पर क्या करेंगे? व्यापारिक बैंक एक तो ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया तो केंद्रीय बैंक के पास भी ज़्यादा अंश रखना पड़ेगा और अपने पास भी ज़्यादा रखने पड़ेगा। जब वो इतना रूप, नगद रूप में अगर ज़्यादा रख लेगा तो फिर ऋण तो कम ही देगा ना जनता को। ये पैसे मान लेते हैं, पहले 10% था,
तो 100 में 10 रुपये अपने पास रखता था, यानी 90 रुपये ऋण दे देता था। अगर अब ये 20 हो गया तो अब 20 अपने पास रखकर 80 लोगों को ऋण देना पड़ेगा, क्या मतलब 10 रुपये ऋण कम हो गई ना। यानी देखो मुद्रास्फीति में जनता के पास पैसा ही तो कम करना है, नहीं तो कम करना है और करना क्या, इसलिए मैं दोनों को इकट्ठा करा रहा हूँ आपको, दोनों एक ही चीज़ है। बस ये तो आरबीआई के पास पैसा रखा जाता है कुछ अंश अपनी जमाओं का, और कुछ अंश वो अपने पास नगद रूप में रखना होता है। अब वो कितना प्रतिशत होगा, कितना रखना है, ये डिसाइड करता है आरबीआई, यानी भारतीय रिजर्व बैंक करता है। ये इसकी मौद्रिक नीति है। यदि मान लो मुद्रास्फीति है, पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ऐसी स्थिति में तो इन दोनों को बढ़ा देगा, यानी उनको क्या करेगा, ठीक कर देगा, जिसके कारण पैसा नगद रूप में ज़्यादा रखा जाएगा और लोगों को ऋण कम दिया जाएगा। कम दिया जाएगा इसका मतलब जनता के पास पैसा कम पहुँचेगा। अगर हम बात करें मुद्रा अपस्फीति है, तो ऐसी स्थिति में दोनों कम कर देंगे, ये दोनों क्या हो जाएगा, कम कर देंगे। कम होने के कारण हम नगद रूप में उसको कम रखना है और लोगों को ऋण ज़्यादा देना है, ज़्यादा देना है तो पैसा क्या होगा, लोगों के पास ज़्यादा पहुंच जाएगा। सिंपल सी बात है। ऐसे यहाँ पर 10% था, मान लेते हैं 5% कर दिया, तो पहले लोगों के पास 90 रुपये जाते थे, अब कितने जाते हैं, 95, यानी 5 रुपये ज़्यादा जा रहे हैं, नहीं जा रहे। अब स्फीति का अर्थ ही होता है जनता के पास पैसा कम है और जनता को पैसा ज़्यादा पहुँचाना है, तो इसको वो कम कर देगा, ज़्यादा पहुँच जाएंगे। मुद्रास्फीति, लोगों के पास पहले ही पैसे ज़्यादा है, उसको कंट्रोल करना है, मुद्रास्फीति को, कीमतों को कंट्रोल करना है, तो ऐसी स्थिति वो दोनों को बढ़ा देगा तो जनता के पास पैसा अपने आप ही कम हो जाएगा, ठीक है ना। यानी इन मौद्रिक नीतियों के द्वारा रिजर्व बैंक क्या करता है, भारतीय रिजर्व बैंक स्टॉक को नियंत्रण करता है, यानी इन मौद्रिक नीतियों को। ये हो गया आपके भारत के अंदर जो भारतीय रिजर्व बैंक है, केंद्रीय बैंक है, उसकी मौद्रिक नीतियाँ। अब आपको मैं यहाँ एक शॉर्टकट में बता देता हूँ, चाहे वो रेपो दर है, चाहे वो रिवर्स रेपो दर है, चाहे वो वैधानिक तरलता अनुपात है, एसएलआर, चाहे वो नगद कोषानुपात है, पीआरआर। अब ध्यान रखो ध्यान से, अब एक बात ध्यान रखना, दोनों का अर्थ तो अलग अलग आपको याद रखना है। अर्थ तो मैं बता चुका हूँ, ये व्यापारिक बैंक पैसे देता है, ऋण ब्याज देता है, यहाँ पर केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ब्याज देता है व्यापारिक बैंक को, यहाँ पर रिजर्व बैंक के पास कुछ अंश रखना पड़ता है, यहाँ पर अपने पास नगद रूप में रखना पड़ता है, लेकिन इनका रोल एक ही जैसा होता है। अगर आ जाए मुद्रास्फीति, अगर आपको आ जाए भी मुद्रास्फीति में आपसे प्रश्न पूछा जाए और रिजर्व बैंक है वो अपने मौद्रिक नीतियों में रेपो दर के साथ क्या करता है, घटाता है या बढ़ाता है, रिवर्स रेपो दर, क्या करोगे, तो ध्यान रखना मुद्रास्फीति में हमेशा ये चारों क्या होते हैं, बढ़ाए जाते हैं, क्या जाते हैं, बढ़ाए जाते हैं, बात ध्यान रखना। यानी ये चारों बढ़ाने पर क्या होता है, मुद्रास्फीति पर कुछ ना कुछ कंट्रोल लग जाता है, यानी उस पर कुछ प्रतिबंध लग जाता है, ठीक है ना। दूसरी बात, अगर आ जाए मुद्रा अपस्फीति की बात, मुद्रा अपस्फीति, अगर मुद्रा अपस्फीति यानी जब लोगों के पास पैसा कम हो, मांग कम हो, बाजार में पैसा बहुत कम होता है, ऐसी स्थिति में अगर आपसे पूछा जाए इन चारों के मौद्रिक नीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप क्या कहोगे, इन चारों को कम किया जाता है, यानी इनकी दर को कम किया जाता है या घटाया जाता है, बस ये बात आप याद रखना और कुछ भी नहीं है, ठीक है। बोलो समझ नहीं आया क्या, देखो एक तो आपको अर्थ याद करना है, बाकी तो सेम ही है, इसका अर्थ लिख दो, बाकी ये दोनों बातें लिख दो, मुद्रास्फीति में इसको बढ़ा देते हैं, अपस्फीति में घटा देते हैं, इसका अर्थ लिख दो, मुद्रास्फीति में बढ़ा देते हैं, अपस्फीति में घटा देते हैं, इसका अर्थ लिख दो, मुद्रास्फीति में बढ़ा देते हैं, अपस्फीति में घटा देते हैं, और इसका अर्थ लिखो, मुद्रास्फीति में बढ़ा देते हैं और मुद्रास्फीति में, ये होती है मौद्रिक नीति, दोनों चलती है जैसे है, मुद्रास्फीति में चारों ही बढ़ती है और मुद्रास्फीति अपस्फीति में चारों ही, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा, ये होगी आपकी आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीतियाँ, क्योंकि हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे थे, मौद्रिक नीतियाँ जो निर्धारित करता है वो आरबीआई करता है, केंद्रीय बैंक करता है, भारतीय रिजर्व बैंक। अब हम पढ़ते हैं व्यापारिक बैंक व
भारतीय रिजर्व बैंक या केंद्रीय बैंक, सीधा केंद्रीय बैंक लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। रिजर्व बैंक, केंद्रीय बैंक की तुलना करते हैं, इनका अंतर पढ़ते हैं आपस में। क्या अंतर है तो दोनों ही बैंक, क्या करते हैं ये? भारतीय रिजर्व बैंक है वो क्या करता है, व्यापारिक बैंक है वो क्या है, ठीक है। तुलना, इनके अंतर करते हैं आपस में बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं व्यापारिक बैंक की। देखो व्यापारिक बैंक होता है ना, वो किस लिए स्थापित होता है? व्यापारिक बैंक कब कार्य करता है? लाभ के लिए। ध्यान रखना, व्यापारिक बैंक किस लिए स्थापित होता है? लाभ के लिए। अब देख लो जितने व्यापारिक बैंक बने हैं, जो प्राइवेट है और बैंक है, वो किसके लिए काम कर रहे हैं? लाभ के लिए काम, इनकम के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जो केंद्रीय बैंक होता है, आरबीआई है, वो किस पर काम कर रहा है? वो साख पर नियंत्रण की काम कर रहा है। दोनों में अंतर हो गया ना पहला। व्यापारिक बैंक जो भी कार्य करता है वो लाभ के लिए करता है, लेकिन केंद्रीय बैंक जो मौद्रिक नीतियां वगैरह बनाता है वो किसके लिए बनाता है? साख नियंत्रण के लिए। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें दूसरे नंबर की। व्यापारिक बैंक क्या करता है? साख का निर्माण करता है। प्राथमिक जमाओं पर साख का निर्माण, जो पढ़ के आया वही लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। ये साख का निर्माण करता है, लेकिन ये क्या करता है? ये नोट निर्गमन करके, तो नोट निर्गमन का कार्य इसी का तो होता है, केंद्रीय बैंक का। तो आरबीआई नोट निर्गमन करके साख पर नियंत्रण करता है। साख पर, दोनों में अंतर हो गया ना। सिंपल सिंपल बातें लिखा रहा हूँ आपको, बिल्कुल मैं। व्यापारिक बैंक साख का निर्माण करता है और आरबीआई होता है वो नोट निर्गमन का काम, नोट निर्गमन करके साख पर नियंत्रण करता है। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। और अगर हम सिंपल तरीके से लें तो उसको एक बात हम ये भी लिख सकते हैं, तो व्यापारिक बैंक होता है यानी वो जनता का बैंक होता है। किसका होता है? जनता का बैंक। या आप ये कह सकते हो जनता के साथ इसका लेन देन होता है, जनता के साथ लेन देन। बल्कि जो केंद्रीय बैंक आरबीआई होता है वो क्या होता है? वो जनता का बैंक थोड़ी होता है, वो बैंकों का बैंक होता है। इस चीज को पढ़ चुके हैं हम। इसका मतलब ये बैंकों के लेन देन को पूरा करता है, बैंक समाशोधन का काम करता है, बैंकों के लेन देन को पूरा। सिंपल है ना। वो तो जनता के लेन देन करता है, जनता की जमाई स्वीकार करता है, उसको ऋण देता है। ये बैंकों के साथ लेन देन करता है आरबीआई। दोनों में अंतर हो गया ना। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। आप ये कह सकते हो जनता का बैंक है, आप इसके साथ ये भी जोड़ सकते हो जो केंद्रीय बैंक है, एंड जो आरबीआई है वो सरकार, आरबीआई वो सरकारी बैंकर है, यानी सरकार के लिए भी काम करता है, सरकारी। ये जनता का समाशोधन का काम करता है, ये बैंकों के समाशोधन का काम करता है, ये भी आप कह सकते हो। ठीक है। आप ये भी कह सकते हो व्यापारिक बैंक होते हैं, व्यापारिक बैंक वो जनता को सलाह देते हैं। जनता को क्या करते हैं? सलाह देते हैं, यानी उनको बताते हैं कि किस प्रकार कोई मान लो उद्योग व्यापार करना है, वस्तुओं का लेन देन करना है, तो वो जनता को सलाह देते हैं, जनता के एजेंट के रूप में काम करते हैं, ये भी कह सकते हो आप। जनता के एजेंट के रूप में भी काम करते हैं। लेकिन जो केंद्रीय बैंक, जो भारतीय रिजर्व बैंक है, आरबीआई है, वो सरकार का सलाहकार होता है। ये जनता का होता है, ये सरकार का सलाहकार होता है, यानी सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है। पढ़ा था नहीं पढ़ा? बस आप इसके आधार पर क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको दोनों में अंतर पूछे ना, तुलना पूछे, तो बिल्कुल सिंपल है, कोई ज़्यादा नहीं पढ़ना आपको। जो आपने पहले पढ़ा था, व्यापारी बैंक आपका पढ़ा हुआ है, केंद्रीय बैंक आपका पढ़ा हुआ है, बस दोनों को इकट्ठा ही तो करना है, लाइन टू लाइन, बिल्कुल सिंपल। ये आपका लेसन कंप्लीट हो चुका है अभी, केंद्रीय बैंक कार्य में साख नियंत्रण। यानी इसका मतलब आपका व्यापारिक बैंक कंप्लीट हो चुका है, केंद्रीय बैंक कंप्लीट हो चुका है। आगे जो आपका लेसन आता है वो 20 नंबर का, ये तो आपका अध्याय संख्या 19 थी। अब आता है आपका अध्याय के अंदर आप पढ़ोगे उत्पादन फलन, बहुत ही अच्छा लेसन। निवेश फलन, या पहले बचत फलन लिख दो, बचत फलन व निवेश फलन की अवधारणा।
ये आपका लेसन है। देखो फलन के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, फलन का पढ़ा था ना हमने, उत्पादन फलन पढ़ा था अगर आपको याद हो तो यहाँ पर हम बात करते हैं उत्पादन फलन, बचत फलन और निवेश फलन की बात। ये करने से पहले इसके बारे में कुछ उसके अपने ये तो सिद्धांत दिए थे, कैसे आए थे, किसने दिए थे, उसके हम थोड़े बैकग्राउंड पढ़ते हैं, पृष्ठभूमि पढ़ते हैं उसकी। देखो क्लासिकल जो अर्थशास्त्री थे ना, जो प्राचीन अर्थशास्त्री थे, क्लासिकल अर्थशास्त्री, वो एक बात कहते थे, वो ये कहते थे कि बाजार में हमेशा पूर्ण रोजगार पाया जाता है। ध्यान से सुनना भी, क्लासिकल अर्थशास्त्री ये कहते हैं, उनका ये मानना था कि बाजार व्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाया जाता है। इनका ये मानना था कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाया जाता है, ठीक है। और एक से का बाजार नियम था, वो भी इसी मान्यता पर आधारित था। एक से ने दिया था से का बाजार नियम, ये भी इसी मान्यता पर आधारित था भी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाया जाता है। यानी जो एक तो जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे उन्होंने कहा था भी अर्थव्यवस्था में, उनका मानना था ऐसा कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाया जाता है। से का बाजार नियम था, वो भी विपरीत था। वो ये कहते थे यदि मान लेते हैं पूर्ण रोजगार नहीं है, ऐसी स्थिति आ जाए, ठीक है, यदि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार नहीं है यानी बेरोजगारी की स्थिति है, तो अगर अर्थव्यवस्था मुक्त है यानी फ्री है, ठीक है, और पूर्ण प्रतिस्पर्धा है, ये कहते हैं क्लासिकल अर्थशास्त्री, क्या कहते हैं, मान लेते हैं यदि अर्थव्यवस्था में मान लेते हैं अपूर्ण रोजगार पाया जाता है, इसका मतलब पूर्ण नहीं है, अपूर्ण रोजगार पाया जाता है। अर्थव्यवस्था कैसी है, अर्थव्यवस्था मुक्त हो यानी फ्री हो और पूर्ण प्रतिस्पर्धा हो, पूर्ण प्रतिस्पर्धा हो। अगर अर्थव्यवस्था ऐसी है तो अर्थव्यवस्था में कुछ शक्तियां होती हैं, अर्थव्यवस्था में कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं, कुछ शक्तियां ऐसी होती है जो परस्पर कार्य कर कर जो अपूर्ण रोजगार है उसको कहाँ ले आती है, पूर्ण रोजगार में ले आती है। समझ रहे हो, ये है क्लासिकल अर्थशास्त्री की सोच। तो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे उनकी सोच है, उनका मानना था, उनका ये मानना था कि जो अर्थव्यवस्था होती है ना उनमें पूर्ण रोजगार पाया जाता है, अपूर्ण नहीं पाया जाता, पूर्ण सभी को रोजगार मिला। एक बाजार नियम था, वो भी इसी नियम पर दायित्व था, इसी सिद्धांत पर दायित्व था भी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार है। वो कहते हैं यदि मान लेते हैं अपूर्ण रोजगार है, ऐसी स्थिति आ जाए भी पूर्ण रोजगार की स्थिति न हो, अपूर्ण रोजगार की स्थिति आ जाए, यदि अर्थव्यवस्था मुक्त है, फ्री है, मुक्त अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। यानी मुक्त अर्थव्यवस्था कौन सी होती है, इसमें सरकार का रोल नहीं होता, सरकार हस्तक्षेप नहीं करती, जो काम करता है वो निजी व्यक्ति करता है, तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा होती है। सरकार के साथ कोई प्रतिस्पर्धा होती नहीं है, क्योंकि सरकार तो एक ही होती है, निजी व्यक्ति बहुत होते हैं, इसका मतलब उनमें क्या होती है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा होती है, प्रतियोगिता, कंपटीशन। देखा ना, निजी व्यक्ति है तभी तो उनमें कंपटीशन है, वो कहेगा मेरी वस्तु बिके, वो कहेगा मेरी वस्तु बिके। तो कहते हैं यदि अर्थव्यवस्था मुक्त है, फ्री है और पूर्ण प्रतिस्पर्धा पाई जाती है, तो ऐसी स्थिति में अगर बाजार में अर्थव्यवस्था में अपूर्ण रोजगार है तो बाजार में अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं तो वापिस आपस में क्रिया कर कर जो अपूर्ण रोजगार है उसको कहाँ ले आएगी, पूर्ण रोजगार में स्थापित कर देगी, इसमें ले आएगी, पूर्ण रोजगार में स्थापित कर देगी। फिर आगे क्या हुआ उसके बाद नेक्स्ट चर्चा करते हैं। ये तो वह क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का मानना। अगर आपसे प्रश्न पूछे क्लासिकल अर्थशास्त्री जो मानते हैं या मुख्य उनका क्या बात है, ध्यान रखना, ये कहते हैं अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाया, लेकिन हुआ क्या, 1929 1933 बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा, यानी आप बात करो ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका और कुछ अन्य देश, इसका मतलब जो शक्तिशाली आर्थिक रूप से जो विकसित देश थे उनके अंदर एक आर्थिक मंदी आई थी 1929 से लेकर 1933 में, आर्थिक मंदी वास्तव में एक बहुत बड़ी मंदी थी। यानी आप अमेरिका को विकसित मानते हो, ग्रेट ब्रिटेन थे वो भी एक विकसित है, आर्थिक रूप से शक्तिशाली है,
लेकिन वहाँ पर भी सबसे ज़्यादा इस मंदी का प्रभाव पड़ा था। उत्पादन कम हो चुका था, बेरोजगारी बढ़ चुकी थी, उत्पादन का निम्न स्तर आ चुका था, आर्थिक विकास रुक चुका था और रुकने के बाद जब आर्थिक विकास है वो नीचे की ओर जाने लग गया था, निम्न स्तरीय हो गया था, यानी बिल्कुल चारों ओर उत्पादन बंद हो चुका था, उत्पादन में कमी आ चुकी थी, बाजार में हलचल समाप्त हो चुकी थी और बेरोजगारी दिनों दिन बढ़ती हुई जा रही थी, यानी रोजगार कम हो रहा था और बेरोजगारी बढ़ रही थी। तो ऐसी स्थिति में जो क्लासिकल अर्थशास्त्रियों की जो सोच थी वो गलत साबित हुई। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों की सोच क्या होगी, गलत साबित होगी, क्योंकि क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने यह कहा था कि पूर्ण रोजगार पाया जाता है, यदि अपूर्ण रोजगार की स्थिति आ जाए तो कुछ समय बाद वापस अर्थव्यवस्था में कुछ शक्तियां होती है वो वापस उसको पूर्ण रोजगार में ले आती है, लेकिन ऐसा स्थिति हुई नहीं। रोजगारी तो बढ़ रही थी, कम नहीं हो रही थी, उत्पादन कम हो रहा था, उत्पादन तो बंद ही हो रहा था, धंधे बहुत से बैंक भी दिवालिया हो चुके थे। देखो इतने बड़े देश थे, उनके ही बैंक दिवालिया हो चुके थे, उत्पादन कम हो चुका था, बेरोजगारी बढ़ चुकी थी। इसका मतलब ये बहुत बड़ी आर्थिक मंदी थी पूरे विश्व स्तर पर। ठीक है, तो इस मंदी के कारण इनकी जो सोच थी, इनका जो मानना था वो गलत साबित हुआ और उसके बाद 1936 के अंदर क्या हुआ, 1936 के अंदर जे एम किन्स ने अपनी बात कही थी जो क्लासिकल अर्थशास्त्रियों से अलग थी। 1929 से 33 तक मंदी थी। 1936 के अंदर जे एम किन्स ने एक बात कही थी, अपनी बुक लिखी थी दी जनरल थ्योरी, यहाँ लिख देता हूँ, दी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये बुक लिखी थी 1936 के अंदर जे एम किन्स ने। किसने लिखी थी? जे एम किन्स ने। जे एम किन्स जे एम किन्स ने ये बुक लिखी थी दी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, 1936 के अंदर। इसके अंदर उन्होंने अपना सिद्धांत दिया था, इसे बोलते हैं आय व रोजगार का सिद्धांत, आय एवं रोजगार का। देखो यहाँ तक आ रहे हैं हम, एक बार ये लेसन शुरू नहीं हुआ, ये तो हम उसका पृष्ठभूमि बैकग्राउंड कर रहे हैं। पृष्ठभूमि बता चुके हैं क्लासिकल अर्थशास्त्री, लेकिन उनकी सोच गलत साबित हो गई थी 1929 से 1933 के मध्य। उसके बाद जेएम किन्स 1936 में अपनी बुक लिखी थी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, और आय और रोजगार का एक नया सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उन्होंने कहा था, उन्होंने अपूर्ण रोजगार अल्पकाल, देखो उन्होंने कहा था जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें पूर्ण रोजगार नहीं बल्कि क्या पाया जाता है, अपूर्ण रोजगार पाया जाता है। क्योंकि क्लासिकल अर्थशास्त्री तो क्या कहते थे, पूर्ण रोजगार की बात करते थे, इन्होंने अपूर्ण रोजगार की बात है। और ये जो इसका सिद्धांत था वो एक और ध्यान रखना, ये अल्पकालीन सिद्धांत था। क्या था? अल्पकालीन। इसका जो सिद्धांत दिया था ना, आय और रोजगार का नया सिद्धांत है, अल्पकालीन सिद्धांत है। उनके अनुसार आय और उत्पाद में वृद्धि, ये क्या कहते हैं, देखो मुख्य कारण क्या था मंदी का, आय कम हो चुकी थी, उत्पादन कम हो चुका था, तो उन्होंने एक बात कही थी, क्योंकि इसके कारण उत्पादन कम हुआ, मंदी के कारण आय ये भी कम होगी, तो उन्होंने कहा था भी अगर हमें उत्पाद और आय में वृद्धि, उत्पाद व आय में वृद्धि करनी है तो श्रम शक्ति यानी श्रम बल में वृद्धि करनी पड़ेगी। हमें क्या करनी पड़ेगी? श्रम शक्ति को लगाकर, जानते हो श्रम शक्ति को लगाकर, इसका मतलब श्रम को रोजगार देकर। अगर हम श्रम रोजगार को बढ़ा दें तो ऐसी स्थिति में उत्पादन और आय बढ़ेगा, उत्पादन आय बढ़ेगा तो अपने आप ही बाजार में हलचल शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमारी इनकम बढ़ जाएगी, रोजगार बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी,
इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा भाई, हम ज़्यादा वस्तु का उपभोग करेंगे, यानी बाजार से ज़्यादा वस्तु खरीदेंगे, इसके कारण बाजार में वस्तु की मांग बढ़ जाएगी और उत्पादक की वस्तु बिकनी शुरू हो जाएगी, उत्पादक को लाभ होगा, उत्पादक भी उत्पादन करना शुरू कर देगा। तो ये किन्स ने बात की थी, ठीक है, अपनी पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट ट्रस्ट एंड मनी के अंदर उसने अपना सिद्धांत दिया था, आय व रोजगार का सिद्धांत। वो कहते हैं उत्पाद और आय में जो वृद्धि करनी है वो श्रम शक्ति को लगाकर की जा सकती है, श्रम शक्ति को बढ़ाकर नहीं लगाकर, उसको कार्य पर लगाकर। अगर हम वो कार्य लगाएंगे उनकी आय बढ़ेगी तो अपने आप ही उपभोग की प्रवृत्ति बढ़ेगी, व्यक्ति उपभोग करेगा तो वस्तु की डिमांड बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी और उत्पादक को लाभ होगा, और इसी के द्वारा क्या होगा, वापिस जो मंदी आई है वो हम तेजी के काल में चले जाएंगे। अब हम पढ़ते हैं इसको समझने के लिए, यानी किन्स के आय व रोजगार के सिद्धांत को। किन्स के आय व रोजगार के सिद्धांत को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इन तीनों बातों को समझना, उत्पादन फलन, बचत फलन और आप समझी होगी ना। इसकी पृष्ठभूमि आपको बता चुका हूँ, क्लासिकल अर्थशास्त्री, पूर्ण रोजगार से का नियम, इसी पर दायित्व। अगर अपूर्ण रोजगार है तो अर्थव्यवस्था में शक्तियों द्वारा वापिस पूर्ण रोजगार। 1929-33 में मंदी ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, अन्य देशों में क्या हुई थी, आर्थिक मंदी आई थी। तो 1936 के अंदर बुक लिखी गई थी किन्स के द्वारा, दी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट ट्रस्ट एंड मनी। तो उसने आय व रोजगार का सिद्धांत दिया, उसने कहा था अपूर्ण रोजगार पाया जाता है, ठीक है, और ये अल्पकालीन सिद्धांत है। उसने ये कहा था अगर हम आय और उत्पाद को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें श्रम शक्ति को अधिक लगाना, और इसी हम आय व रोजगार के सिद्धांत को अगर हमें समझना है तो समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उत्पादन, बचत और निवेश फलन को पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ से आपका शुरू होता है लेसन उत्पादन फलन। सबसे बात करते हैं उत्पादन फलन की, और एक ध्यान रखना, किन्स का सबसे महत्वपूर्ण तत्व यही था, सबसे महत्वपूर्ण तत्व था वो उत्पादन फलन ही था, ठीक है। हम बात करते हैं उत्पादन फलन की, सॉरी ये आपका ये आपने गलत लिख दिया, भैया उत्पादन है उपभोग फलन है, क्योंकि उपभोग मुख्य है, उपभोग फलन, क्योंकि सब कुछ उपभोग पर ही तो डिपेंड करता है भाई, उपभोग पर, यानी हम उस वस्तु का उपभोग करेंगे, उस वस्तु को बाजार से खरीदेंगे तभी तो उत्पादक अन्य वस्तु का निर्माण करेगा। मान लेते हैं बाजार से हम कोई वस्तु खरीद के लाते हैं, इसका मतलब बाजार से वस्तु कम होगी, उत्पादक क्या करता है, उसका फिर निर्माण करेगा, एक नई वस्तु बनाएगा, इसके लिए उसको श्रमिक की आवश्यकता पड़ेगी, श्रमिक लाएगा, श्रमिक को आय होगी, फिर वो वस्तु को खरीदेगा, यानी भोग बढ़ेगा। ये पूरा चक्कर चलता है वो भोग पर ही चलता है, इसलिए एक मनोवैज्ञानिक तत्व मानता है इसको, क्या मानता है, मनोवैज्ञानिक तत्व, और ये सबसे महत्वपूर्ण तत्व है किन्स के अनुसार। अब उत्पादन फलन क्या है, उपभोग फलन होता क्या है, किन्स ये कहता है कि जो उपभोग फलन है वो आय पर डिपेंड है, किस पर डिपेंड है, आय पर, इनकम पर, आय पर ही तो आधारित है ना। अगर मान लो मेरी आय कम है तो मैं किसी वस्तु का उपभोग कम करूंगा, अगर आय मेरी बढ़ जाए तो वो घटेगा या बढ़ेगा, बढ़ेगा, हम ज़्यादा उपभोग करेंगे, वस्तु ज़्यादा खरीदेंगे। अगर मेरे 10 रुपये आए तो मैं उसके अनुसार वस्तु खरीद लूँगा, आय 20 रुपये होगी तो मैं और ज़्यादा वस्तु खरीदूंगा, 30 होगी तो और खरीदूंगा। तो कहने मतलब किन्स ये कहते हैं जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे उपभोग बढ़ता है, लेकिन उपभोग है वो आय के अनुपात में नहीं बढ़ता, ऐसा नहीं होता भी जितनी आय बढ़ी वो सारा उपभोग पर ही खर्च कर देंगे। वो कहता है कुछ पैसा बचा लिया जाता है और कुछ पैसा उपभोग पर खर्च कर दिया जाता है, इसका मतलब आय से कम खर्च होता है। जैसे मान लेते हैं मेरी 100 रुपये आई थी, मैं भोग कर रहा था, आय 200 हो गई, तो जो 100 रुपये बढ़े मैं सारे के सारे भोग पर खर्च नहीं कर दूंगा, मान लेते हैं मैं 150 खर्च करने लग जाऊंगा और 50 रुपये मैं क्या करूँगा, बचत करूँगा, 50 रुपये मैं क्या करूँगा, बचत करूँगा। तो समझे ना बात, ऐसा थोड़ी है जितनी आय बढ़ती है वो सारा भोग पर खर्च कर दिया जाता है। तो ये बात किन्स कहते हैं कि जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती है, इनकम बढ़ती है, वैसे वैसे उपभोग बढ़ता है, लेकिन उपभोग की प्रवृत्ति के अनुसार बढ़ता है। कुछ लोग उपभोग कम करते हैं, बचत पर ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसका मतलब उपभोग प्रवृत्ति कम है, बचत ज़्यादा है, कंजूस होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उपभोग ज़्यादा कर लेते हैं लेकिन बचत करते हैं, लेकिन हो सकता है कम बचत कर ले, यानी सारा पैसा उपभोग पर खर्च नहीं करता व्यक्ति, जितनी इनकम आय हुई है वो सारे का सारा पैसा उपभोग पर खर्च नहीं करता, ठीक है। उसके बाद किन्स एक बात और कहता है, ये आय के आधार पर लेता है, वो कहता है उपभोग होता है ना, जो
वो प्रोज्य आय पर डिपेंड करता है। ये मैं बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आगे आपके काम आएगी। भोग होता है वो प्रोज्य आय पर प्रोज्य आय पर डिपेंड करता है। अब ये प्रोज्य आय क्या है? प्रोज्य आय होती है खर्च करने योग्य आय। खर्च करने योग्य, इसका मतलब मान लेते हैं मेरी 100 रुपये आय है, तो मैं पूरे का पूरा खर्च नहीं कर सकता, क्योंकि हो सकता है 10 रुपये मेरे पर टैक्स लग गया। इनकम टैक्स देते हैं ना इनकम पर, आय पर, ठीक है। तो वो 10 रुपये जैसे ही कर रख गया, इसका मतलब मैं खर्च कितना कर सकता हूँ? 90। देखो आय तो 100 रुपये है मेरी, लेकिन उसमें कर घटाने के बाद जो आय बचती है उसे बोलते हैं प्रोज्य आय। ये बात याद रखना, ठीक है। यदि आय में से कर को, टैक्स को घटाने पर जो आय बचती है, जो पैसा बचता है, उसे बोलते हैं प्रोज्य आय। यानी अब मैं 100 का 100 खर्च नहीं कर सकता था, हाँ 90 खर्च कर सकता हूँ, ये मेरी प्रोज्य आय है। तो प्रोज्य आय का सूत्र क्या हो जाएगा? यही याद कर लेना, कुल आय माइनस कर। इसका मतलब कुल आय, जैसे 100 कुल आय है, उसमें माइनस कर या 10 रुपये कर घटा दूंगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा? प्रोज्य आय। जैसे उस उदाहरण के उदाहरण 90 रुपये बचते। इसका मतलब इसके अंदर से इस 90 रुपये में कुछ पैसा तो मैं उपभोग पर खर्च कर दूंगा, और कुछ पैसे की मैं क्या कर लूँगा? बचत। कुछ पैसा तो उपभोग पर खर्च कर दिया जाएगा, क्योंकि 90 सारा का सारा पैसा उपभोग पर थोड़ी खर्च कर दूंगा। मेरे को बाद में अगर पैसे, मान लो आज 100 रुपये मिले, आज मैं सारे खर्च कर दिया, तो कल क्या करूँगा? फिर हो सकता है कल मेरे को काम मिले या नहीं मिले। तो इसका मतलब मैं कुछ पैसा अपने विषय के लिए, बचत के लिए भी रखूंगा। तो इसका मतलब पूरी आय, इनकम उपभोग पर खर्च नहीं होती, बल्कि कुछ पैसा बचा लिया जाता है। अब इसको हम समीकरण के द्वारा हल करते हैं। ये तो आ गया उपभोग फलन के बारे में। समीकरण क्या कहते हैं आप? प्रोज्य आय समझ गए ना? अगर आपसे पूछे प्रोज्य आय का अर्थ बताओ जी, तो आप यही कहोगे कुल आय में से कर को घटाने पर, कुल आय में से कर को, टैक्स को माइनस करने पर जो बचती है, जो पैसा बचता है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोज्य आय, ठीक है। यानी खर्च करने योग्य। अब मैं यहाँ पर आपको समीकरण बताता हूँ। सी बराबर क्या मतलब उपभोग बराबर क्या आता है? फलन किसका? ये वाई का, आय का। और वाई को मैं क्या लिखता हूँ? डी लिख देता हूँ। क्यों लिख देता हूँ? क्यों यहाँ प्रोज्य आय की बात हो रही है। क्योंकि हम पहले ही बात कर देते हैं, जो उपभोग है वो किस पर डिपेंड है? प्रोज्य आय पर, यानी खर्च करने योग्य आय पर डिपेंड है। तो हम वाई ले सकते हैं, वाई डी ले लिया मैंने, यानी वाई डी है वो किसको दर्शा रहा है? प्रोज्य आय को। एफ किसको दर्शा रहा है? फलन को, यानी आधारित है किस पर? सी किसको दर्शा रहा है? उपभोग को। इसका मतलब अगर मेरी प्रोज्य आय बढ़ती है, आय बढ़ती है तो उपभोग बढ़ेगा, अगर घटती है तो घटेगा। इस चीज की हम चर्चा कर चुके हैं। ये होता है स्वतंत्र चर, ये होता है आश्रित चर, ठीक है। आय, इनकम चेंज होती है तो भोग भी बदलता है, बस। ये आपका पहली समीकरण होगी, बिल्कुल सिंपल सी। इस चीज को पढ़ चुके हैं हम। आप ये लिख सकते हो, उपभोग बराबर फलन, हिंदी में लिख सकते हो, दिखे ब्रैकेट में प्रोज्य आय। एक ही बात है, इस चीज को हम पढ़ चुके हैं। यानी उपभोग होता है वो प्रोज्य, खर्च करने योग्य आय पर ही डिपेंड। इसके बाद हम आगे चर्चा करें। पहली समीकरण कंप्लीट हो गई हमारी। अब हम बात करते हैं दूसरे समीकरण की। दूसरी समीकरण की बात करते हैं हम कुल उपभोग की। ये तो थी उपभोग की, अब बात करते हैं कुल उपभोग की। देखो कई बार क्या होता है, एक हम स्वायत्त उपभोग बोलते हैं, बातें रखना। जैसे प्रोज्य आय क्या होती है, इसके बारे में बताता हूँ आपको मैं। एक होता है स्वायत्त उपभोग, स्वायत्त उपभोग। देखो स्वायत्त उपभोग वो होता है जो शून्य आय पर किया जाता है। किस पर किया जाता है? शून्य आय पर। स्वायत्त उपभोग क्या होता है? जो शून्य आय पर किया जाता है। मान लेते हैं आज मेरी इनकम नहीं है, मेरे को पैसा ही नहीं मिला, तो क्या मैं उपभोग नहीं करूंगा या खाना नहीं खाऊंगा क्या? नहीं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको रोजगार नहीं मिलता कुछ टाइम तक, उनकी आय नहीं होती, लेकिन उसको भोजन तो मिलता है ना, उपभोग तो करते हैं वस्तु का। यानी शून्य आय पर जो किया जाता है उसे बोलते हैं हम स्वायत्त उपभोग। एक वो उपभोग होता है जो आय, प्रोज्य आय के साथ किया जाता है। जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? कुल उपभोग प्राप्त हो जाएगा। जैसे मैं बात करूं, ए को मैंने लिया स्वायत्त उपभोग प्लस, ठीक है, एक लिया बी वाई डी। अब ये है क्या, इसके बारे में चर्चा करते हैं। आपकी दूसरी समीकरण हो गई। यानी उपभोग बराबर, एक तो स्वायत्त उपभोग जो शून्य आय पर होता है, एक बी होता है जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होती है। क्या होती है? एमपीसी।
यानी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। बी क्या होती है? एमपीसी होती है, सीमांत भोग प्रवृत्ति होती है। इसका मतलब प्रवृत्ति कैसी है? कई व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जो भोग पर ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहते हैं तो वो बचत कम करेंगे। कई कंजूस होते हैं जो भोग पर कम खर्च करते हैं तो उनकी बचत ज़्यादा होती है। यानी ये जो डिपेंड करता है भोग, वो इस पर डिपेंड करता है, सीमांत भोग प्रवृत्ति पर डिपेंड करता है। ये तो देखो सबका समान होता है, ये तो शून्य आय पर होता है, इसका तो कोई मैटर ही नहीं है। ये तो शून्य आय होगी तो भी भोग होगा, लेकिन ये जो भोग डिपेंड करता है वो भोग प्रवृत्ति पर डिपेंड करता है। अभी आपकी प्रवृत्ति कैसी है, ठीक है? तो हम इस समीकरण को लिख सकते हैं C बराबर A प्लस बी, यानी सीमांत प्रवृत्ति यानी प्रोज्य आय, ठीक है? यानी ये तो प्रोज्य आय पर डिपेंड करती है, ये शून्य आय पर है, और इनका जोड़ ही क्या कहलाता है? कुल उपभोग को प्राप्त करते हैं, कुल उपभोग हमें ज्ञात होता है। ठीक है स्टूडेंट, आगे जो नेक्स्ट और भी हमें बचत की बात करेंगे। भोग हमारा यहाँ तक इतना ही है। भोग के कुछ डायग्राम बचे हैं वो कर लेंगे हम, बिल्कुल सिंपल डायग्राम। अगर आप ये समझ गए ना कि फलन है प्रोज्य आय का, ये कुल उपभोग, स्वायत्त भोग और आय के साथ जो संबंध होता है दोनों का योग कुल उपभोग होता है, बस इतना ही है और कुछ है ही नहीं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।